करते हैं आपसे भी बढ़िया होंगे। आज आगाज है नई क्लासेस का, नए पैटर्न का, और इस आगाज की शुरुआत हमने सबसे पहले की है भैया पीवाईक्यू। पहले जो 2025 में पेपर हो चुका है ना, उसका डिटेल सॉल्यूशन कराएंगे। उसके बाद हम आगे जो है क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे, ठीक है। और इस बार जो सेशन रहने वाले हैं ना, हर एक सेशन में यूनिक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यूनिक क्वेश्चन सर, नए क्वेश्चन। आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन उठाया कहां से है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो आयोग, जैसे आयोग उठाता है वैसे ही क्वेश्चन इस बार हम लोग उठाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आने की संभावना ना होते हुए भी आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, विजन एग्री एकेडमी पर, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2025 क्वेश्चन पेपर है आज, ठीक है। पार्ट 1, इसे हम 5 पार्ट में करवाने वाले हैं, 5 से 6 पार्ट्स में। क्यों बच्चों? क्योंकि करीबन हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपका 15 से 20 मिनट जाएंगे, ठीक है। तो लगभग आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। तो इस क्लास में आपको सारी चीजें सॉल्व भी करवानी है। तो 15-15 क्वेश्चन करके आपके जो है लगभग 6 से 7 सेशन में ये पूरा पेपर आपका करवा देंगे। किसी दिन हम ज्यादा भी क्वेश्चन करवा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका 8 बजे एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक, चूंकि एजीटीए का क्वेश्चन पेपर है तो आज थंबनेल पे एजीटीए डला हुआ है। तो एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक का चूंकि सिलेबस सेम रहने वाला है, तो सेम तैयारी आप एजीटीए के लिए भी कीजिए और आपका जो है गन्ना पर्यवेक्षक के लिए। तो पार्ट वन में हम जो है 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। शुरू करने से पहले आपको बता दें बच्चों, जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका सपना है कि भैया 2026 में जो गन्ना पर्यवेक्षक और एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है उसमें मुझे क्वालिफाई करना है, तो भैया कृषि प्राविधिक सहायक का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी जो है 50% डिस्काउंट चल रहा है, मतलब 999 मिल जाएगा, ठीक। जिसमें आपको कंप्यूटर, कृषि, यूपीजी के सारा कुछ मिलने वाला है हिंदी माध्यम में। लाइव प्लस रिकॉर्ड क्लास, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, मीडियम रहने वाला हिंदी और डाउट सेशन आपको मिलने वाला है। और 2 साल की वैलिडिटी के साथ ही आपको मिलने वाला है। और जिन बच्चों का या फिर कहीं डीबी क्वालिफाई नहीं हुआ है या जो आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल जीरो से हीरो, है ना, आपको जीरो से हीरो बनाने का संकल्प हमारा है, ठीक है। तो बैच ज्वाइन कर लीजिए कृषि प्राविधिक सहायक का। और साथ में साथ कृषि प्राविधिक सहायक के लिए आपके लिए प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में साथ 100 सेट पेपर, 100 बुकलेट्स, 100 बुकलेट मतलब 100 सेट पेपर आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। नए क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें, ठीक है। साथ में साथ गन्ना पर्यवेक्षक के लिए भी आपके 100 बुकलेट लाने वाले हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हमारी तरफ से गन्ना पर्यवेक्षक और कृषि प्राविधिक सहायक के लिए एक हमारा सा छोटा सा प्रयास है। हमारी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चूंकि हमारा ऐप अभी अभी फिलहाल 2-4 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से दिखेगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और ये लोगो आपको देखने को मिल जाएगा विजन एग्री एकेडमी का, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए आपका नया बैच, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व, इसे हम आरटीएस कहते हैं, रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज का उत्पाद जब कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल क्षमता के से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 90%, 75%, 80% या 95%, या उपरोक्त में से कोई नहीं। एच पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई नॉर्म्स, द प्रोडक्ट ऑफ रेडी टू सर्व fruit beverage shall occupy not less than of the water capacity of the container when packed in rigid containers।
तो आपने रेडी टू सर्व का नाम सुना है, आरटीएस। आरटीएस में आपका जो है टीएसएस या फिर कहें एक पाउडर 10% पाउडर मिलाया जाता है, जब बाकी 90% क्या होता है इसमें वाटर होता है। तो रेडी टू सर्व में आपके जैसे मैंगो जूसेस आ जाते हैं, है ना, जो फ्रूट जूसेस हैं कुछ, ठीक, वो रेडी टू सर्व में आ जाते हैं, लेकिन हाँ प्योर नहीं, ठीक। तो यहां पर बच्चों बात करें तो जो रेडी टू सर्व प्रोडक्ट है इसमें 10% तो क्या होता है बच्चों, टीएसएस होता है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड होता है ना, और 90% क्या होता है बच्चों इसमें आपका पानी होता है, वाटर होता है। अब देखो क्वेश्चन को घुमाया कैसे, आप लोगों ने नॉर्मली टीएसएस पढ़ा होगा, इसने पूछ लिया क्या, वाटर, है ना, टोटल सॉल्युबल सॉलिड पूछा, पढ़ा है आपने, लेकिन पूछा क्या यहां पर वाटर। तो टीएसएस 10% होता है आरटीएस में, जबकि आपका जो है 90% क्या होता है इसमें पानी होता है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए 90% हो जाता है, ठीक। ये तो हो गया भैया आंसर। अब कुछ बेवरेजेस में बात करें तो पानी की, फ्रूट जूस की और आपके एसिडिटी की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो नेचुरल जूसेस होते हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जैसे आपने आम से बनाया हुआ मैंगो शेक, ठीक है, ये सब होते हैं, इनमें 100% फ्रूट जूस होता है, नेचुरल जो आपने जूस बनाया है, ठीक। स्वीटेंड जूस जिसमें आपने चीनी मिलाई है उसमें 85% तो बच्चों फ्रूट जूस होता है, 10% टीएसएस होता है, एसिडिटी हम बिल्कुल नहीं डालते, ठीक। आरटीएस की बात करें, रेडी टू सर्व, रेडी टू सर्व में केवल 10% क्या होता है बच्चों, फ्रूट जूस, या 10% क्या होता है टीएसएस, और 90% जो होता है, 90% जो होता है वो होता है आपका जल या वाटर, ठीक। और 0.3% एसिडिटी होती है, इसमें क्या होता है एसिड, या एसिड डालते हैं हम 0.3%, ठीक। नेक्टर ऑल फ्रूट्स के जो होते हैं उसमें 20% फ्रूट जूस, आपका टीएसएस 15% और 0.3% एसिडिटी होती है। कॉर्डियल की बात करें तो 25% इसमें फ्रूट जूस होता है, टीएसएस आपका 30% होता है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड। और देखो जो टीएसएस है, जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड है, उसको घटा दोगे तो आपका वाटर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, है ना। तो पानी कितना होगा यहां पर आपका 70%, ठीक। ऑरेंज एंड पाइनएप्पल नेक्टर की बात करें तो 40% तो इसमें फ्रूट जूस होता है, 15% टीएसएस होता है, ठीक। सिक्वेस की बात करें तो सिक्वेस में आपका 25% होता है फ्रूट जूस, 40 से 50% क्या होता है टीएसएस होता है। क्रश की बात करें तो क्रश में 25% आपका फ्रूट जूस, 55% टीएसएस होता है। सिरप की बात करें तो 25% फ्रूट जूस, 65% क्या होता है टीएसएस होता है। बार्ले वाटर की बात करें तो 25% फ्रूट जूस, 30% इसमें टीएसएस होता है। जैम की बात करें तो 45% फ्रूट जूस, 68% आपका टीएसएस, और जेली में आपका 45% फ्रूट जूस और आपका 65% क्या होता है टीएसएस होता है, ठीक है। बाकी ये एसिड कंटेंट है, जितना एसिड हम क्या करते हैं इसमें मिक्स करते हैं। तो ये आपका देखो कभी कभार आपका टीएसएस आपका टोटल सॉल्युबल सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस पदार्थ, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ टीएसएस है। टीएसएस से आप मतलब ये कहें कि टोटल मतलब जो सॉलिड है या फिर कहें जो आपका फ्रूट जूस है या जेली है, जैम है, उसमें से टीएसएस घटा देंगे तो हमारे पानी की मात्रा आ जाएगी, है ना। तो यहां से हम वाटर की मात्रा निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो बच्चों एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस से ये सॉल्व हो रहा था। देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई के अंतर्गत वाटर शेड विकास घटक के कार्यान्वयन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। Which central ministry is responsible for implementing the watershed development component under the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? अब देखो बच्चों, जल शक्ति मिनिस्ट्री होता है ना, जल शक्ति मंत्रालय होता किस केस में, यदि उसने पूछा होता आपका ये कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के केस में, है ना, जो पेयजल है उसके संबंध में पूछा होता या कोई नदी के बारे में पूछा होता तो आपका जल शक्ति मिनिस्ट्री होती, ठीक है, होती, लेकिन है नहीं। अब देखो
आपको पता है वाटर सेट का मतलब क्या होता है बच्चों? आपका जो है बांध, डैम, चेक डैम, आपके जो है नदी, सॉरी आपके तालाब, है ना, और छोटे छोटे आपके जो है मेड़े, ठीक है, मेड़बंदी, ये आपके वाटर सेट में आ जाते हैं। ठीक, ये किस में आ जाते हैं बच्चों? वाटर सेट में आ जाते हैं। अब वाटर सेट विकास, अब चूंकि आपको पता है कि जब ग्रामीण क्षेत्र में तालाब बनता है ना, या ताल बनते हैं, या छोटी छोटी बंदियां बनती हैं, या चेक डैम बनते हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि नरेगा, एमजी नरेगा या मनरेगा के लोग जो है कार्यरत होते हैं। ठीक है, एमजी नरेगा। अब देखो, एक मंत्रालय और है ग्रामीण विकास मंत्रालय। जो नरेगा है या एमजी नरेगा है, वो वर्क करता है किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो यहां पर जो वाटर सेट कंपोनेंट जाता है, अगर कोई कॉमन सेंस लगाता तो ये जाता बच्चों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं है, और बाद में आयोग ने भी इसे उपरोक्त में से कोई नहीं माना, क्योंकि ये कृषि मंत्रालय का काम नहीं है, जल शक्ति मंत्रालय का काम नहीं है। चेक डैम बनाना, आपके तालाब बनाना, आपकी बंदियां बनाना, ये सब काम कौन करता है बच्चों? मनरेगा के अंतर्गत होता है। और मनरेगा के अंतर्गत कौन सी मिनिस्ट्री आती है आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतना याद रखोगे ना? तो बच्चों आपको घटक भी पढ़ाए दे रहे, देखो हमने ये पढ़ाए भी थे, ये पढ़ाए भी थे मैंने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आज आपको पढ़ाई दे रहे हैं, और सारे कंपोनेंट इसके हम करवाए दे रहे हैं। बात करें बच्चों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो बच्चों ये लॉन्च हुई थी 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई। इसका मोटो है, मोटो मतलब ये कहें कि वाक्य जो है, हर खेत को पानी। ठीक है, प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है की देखरेख और निगरानी एक अंतर मंत्रालयी मतलब एक मंत्रालय नहीं आता कृषि सिंचाई योजना में, केवल जल शक्ति मंत्रालय नहीं है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है, कृषि कल्याण मंत्रालय भी है। ठीक है, तो एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत योजना है। सिंचाई के साथ खेती योग्य विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए कार्यान्वयन की जा रही है। कौन सी योजना आपकी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब बच्चों इसके उद्देश्य की बात करें तो क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण करना, खेत में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित कर सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्रों का विस्तार करना। आगे बात करें बच्चों, उचित प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के माध्यम से पानी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जल स्रोत वितरण और इसके कुशल उपयोग का एकीकरण, परिशुद्ध सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, जल भ्रतों के पुनर्भरण को बढ़ाना और टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को क्या करना? लागू करना। ये किसके उद्देश्य बच्चों? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के। मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुनः जनन अफवाह को रोकना, आजीविका के विकल्प प्रदान करने और अन्य गतिविधियों के लिए वाटर सेट या जल संभरण दृष्टिकोण का उपयोग करके वर्षा आधारित क्षेत्र का स्वीकृत विकास सुनिश्चित करना। अब देखो एक और चीज पूछी गई थी, एक पूछा गया था आपका जल से संबंधित है, जिसका आंसर था वाटर सेट दृष्टिकोण, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कवर करवाए थे। अब इसके घटक की बात करें तो इसके देखो 4 घटक है। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, है ना, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, है ना, ये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित निरंतर और प्रमुख सिंचाई की त्वरित पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना। इसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो बच्चों ये आपका कृषि सिंचाई योजना का जो कंपोनेंट है AIBP एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम
PMKSY का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यान्वयन कार्यक्रम एक इसके अंतर्गत आ रहा, आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आ रहा है। ठीक है, अगला कंपोनेंट देखिए बच्चों, हर खेत को पानी, है ना, हर खेत को पानी। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आता है, हर खेत को पानी। हर खेत को पानी अपघटक शामिल है कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन करना, भूतल लघु सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत नवीनीकरण एवं बहाली करना, भूजल विकास। मतलब ये कहें कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए क्षेत्र एवं विकास एवं जल प्रबंधन, है ना। तो आपका जो कमांड क्षेत्र मतलब जो आपका जहां पर सिंचाई करनी है उसका विकास और जल प्रबंधन, भूतल लघु सिंचाई मतलब भूतल से जो छोटी छोटी सिंचाई है उनका कार्यान्वयन, जल निकायों की मरम्मत नवीनीकरण में बहाली और आपका भूजल विकास। ठीक, इसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत नदी विकास और आपका जो है गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो बच्चों, हर खेत को पानी भी कंपोनेंट किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर डेवलपमेंट या जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फिर बात करें लक्ष्य की, तो छोटी जल प्रणालियों सतह और भूजल दोनों के माध्यम से नए जल स्रोतों का निर्माण करना, पारंपरिक जल निकायों की मरम्मत और पुनर्संरचना, भूजल विकास करना, स्रोतों से खेत तक संगठित प्रसार को बढ़ाना और सुदृढ़ीकरण करना। ये लक्ष्य है किसके, हर खेत को पानी कंपोनेंट के। अगला कंपोनेंट है, अगला घटक है प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप अगला कंपोनेंट है ना, प्रति बूंद अधिक फसल। तो यह जो मतलब ये कहें कि यह जो आपका है कंपोनेंट है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आया है। ठीक, यह सटीक या फिर कहें एक एक बूंद से अधिक फसल उत्पादन, है ना, एक एक बूंद का प्रयोग करके अधिक फसल उत्पादन इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो यह सटीक जल उपकरणों, नलकूप और उत्खनित कुओं स्रोत निर्माण गतिविधियों के पूरक के लिए सूक्ष्म सिंचाई संरचनाओं के निर्माण जैसे विभिन्न पहलों द्वारा पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने पर केंद्रित है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अब देखो एक नोट लिखा हुआ है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सूक्ष्म सिंचाई और अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से जल दक्षता बढ़ाने के लिए PMKSY के तहत 2021-22 तक प्रति बूंद अधिक फसल घटक लागू किया, है ना। 2021-22 तक जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है कंपोनेंट ही लागू रहा। यह योजना का घटक अब किसान कल्याण के लिए एक व्यापक योजना राष्ट्रीय कृषि व्यापक विकास योजना के तहत जारी है। मतलब ये कहें पर ड्रॉप मोर क्रॉप अब किसके अंतर्गत आ गई है, राष्ट्रीय कृषि व्यापक विकास योजना के तहत। ठीक, अगला है जल संभरण विकास, वाटर शेड। ये भी बच्चों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्या है बच्चों, एक घटक है। जल संचयन संरचनाओं जैसे चेक डैम, नाला, बांध, खेत, तालाब, जलाशय आदि, क्षमता निर्माण, प्रवेश बिंदु गतिविधियां, मेड़ क्षेत्र उपचार, जल निकासी मार्ग उपचार और नमी संरक्षण, नर्सरी विकास, वनीकरण, बागवानी, चारागाह विकास, संपत्ति रहित व्यक्तियों के लिए आजीविका की गतिविधियां, छोटे व सीमांत किसानों के लिए उत्पादन प्रणाली तथा सूक्ष्म उद्यम आदि का निर्माण करना। ये किसका बच्चों आपका उद्देश्य है, जल संभरण विकास का या वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट। अब देखो आपने कहा बच्चों जल संचयन संरचना जैसे चेक डैम, नाला, बांध, खेत, तालाब, जलाशय आदि, ये किसका काम है बच्चों, मनरेगा के अधीन ये काम होता है। मनरेगा किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये बच्चों आपका जो कंपोनेंट है तो बच्चों ये किसके अंतर्गत आता है, आपका किसके अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो देखो बच्चों आगे, प्रभावी वर्षा प्रबंधन जैसे खेत में मेड़ बनाना, समुच्च बंधन, क्रमबद्ध ट्रेंचिंग, भूमि समतलीकरण, पलवार आदि का निर्माण। ठीक, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है, यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, ये कंपोनेंट आपका पूछा गया था। अब देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कैसे भी आ जाए आप कर ले जाओगे। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र व राज्यों का हिस्सा जो होता है 75:25
होगा और पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों के जो मामले में 90:10 का होगा। 2020 में जल शक्ति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों की एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया, है ना। किसने? आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसाइडर द फॉलोइंग कंपोनेंट। एक तो देखो बच्चों है आपका पैक हाउस, राइपनिंग चैम्बर, प्री कूलिंग यूनिट। विच ऑफ दीज इज आर पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इनमें से कौन से कंपोनेंट आपके इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के क्या है बच्चों? घटक हैं। तो निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। पैक हाउस, पकने वाला कक्ष, राइपनिंग चैम्बर, प्री कूलिंग यूनिट। इनमें से कौन से एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन की परियोजनाओं का हिस्सा है? के हिस्से हैं? केवल एक और दो, केवल एक, एक, दो और तीन, केवल दो और तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर लिख दीजिए आप लोग। सही उत्तर क्या होगा यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? तो देखो बच्चों, पैक हाउस ये भी पोस्ट हार्वेस्ट में आता है, राइपनिंग चैम्बर, प्री कूलिंग यूनिट, ये सारे ही जो घटक हैं बच्चों, ये आपके जो है इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के क्या है बच्चों? घटक हैं। तो यहाँ पर जो है जो है सभी एक, दो और तीन, तीनों हो जाते हैं, सही हैं, तीनों सही है, तीनों आपके आंसर हैं या घटक हैं किसके? इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के। तो बच्चों इसकी बात करें इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की, तो इसमें जो घटक हैं या फिर कहें जो कंपोनेंट है, जैसे आपका पैक हाउस फॉर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, ड्राइंग एंड बेइंग प्रोड्यूस। जो आपका एक है पैक हाउस है, उसको सॉर्टिंग करने मतलब ये कहें छोटे बड़े फलों को हटाना या खराब फलों को हटाना, ग्रेडिंग करना, उनके धोना, वॉशिंग करना, उनको सुखाना और उनका जो है वजन करना, एक इसमें आता है बच्चों, पैक हाउस में आता है। ठीक। राइपनिंग चैम्बर की बात करें, टू फैसिलिटेट द राइपनिंग प्रोसेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। एक निश्चित कंट्रोल या नियंत्रित वातावरण में जो आपके फल व सब्जियां हैं उनके पकने या फिर कहें पकने की प्रक्रिया को क्या करता है? जो है ये कहें प्रबंधित करता है, नियंत्रित करता है। फिर आपका कोल्ड स्टोरेज, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज फॉर एक्सटेंडिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ द पेरिसेबल प्रोड्यूस। जो खराब होने वाले उत्पाद हैं उनकी जो लाइफ है या जीवन क्षमता है उसको बढ़ाता है। प्री कूलिंग यूनिट की बात करें तो रैपिडली कूल प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, या फिर कहें जो है आपके जो हार्वेस्ट करने वाले जैसे फल और सब्जियां हैं उनको कटाई के बाद या तुड़ाई के बाद तुरंत से क्या करता है? कूलिंग प्रदान करता है। रेफ्रिजरेटेड वेंस कोल्ड चेन टू मेंटेन द कोल्ड चेन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है कोल्ड चेन का मतलब ये है कि भैया जिस ट्रक से आप भिजा रहे हो उसमें आपके रेफ्रिजरेटर लगे होने चाहिए। ठीक है। रिटेल आउटलेट टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर क्वालिटी प्रोड्यूस। एक उपयुक्त या फिर कहें एक जो है कुशल जो है क्या कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए किसके लिए? आपके रिटेल आउटलेट्स के लिए। तो ये आपके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के क्या है बच्चों? कंपोनेंट या घटक हैं। आज जो है पूरे पेपर का या फिर कहें इन 5 सेशन में पूरे पेपर का करने वाले हैं पोस्टमार्टम, है ना। क्यों? पूरा पेपर हम क्या करेंगे? बिल्कुल अंदर से खोज के लाएंगे हर चीज को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 व्हाट इज द मिनिमम वायबल सेल काउंट पर मिलीलीटर रिक्वायर्ड इन अ लिक्विड फॉर्मुलेशन ऑफ राइजोबियम बेस्ड बायो फर्टिलाइजर। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार राइजोबियम आधारित जैव उर्वरक के तरल फॉर्मुलेशन में आवश्यक प्रति मिलीलीटर न्यूनतम व्यवहार कोशिका गणना कितनी है? तो भैया 1 गुणा 10 की पावर 7 सीपीयू पर एमएल, 1 गुणा 10 की पावर 6 सीपीयू पर एमएल, या 1 गुणा 10 की पावर 9 सीपीयू पर एमएल, या 1 गुणा 10 की पावर 8 सीपीयू पर एमएल। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों एक जो है आपकी व्यवहार कोशिका गणना कितनी होनी चाहिए? एक आपके ये कहें राइजोबियम या फिर कहें आपके राइजोबियम आधारित जैव उर्वरक में, तो बच्चों वो होनी चाहिए 1 गुणा 10 की पावर 8 सीपीयू पर एमएल, है ना।
कितना, काउंट पर मिली रिक्वायर्ड, कितना होना चाहिए बच्चों आपका 1 गुणा 10 की पावर 8 सीपीयू पर एमएल, CFU. CFU ml या this abbreviation signifies the number of viable or live microorganism per milliliter of the liquid formulation. यह जो है CFU पर ml है, ये क्या दर्शाता है आपका, जे जो शॉर्ट फॉर्म में दर्शाती है कि कितने आपके जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक आपके सॉल्यूशन में या फॉर्मुलेशन में या घोल में, कितने आपके माइक्रो या सूक्ष्म आपके क्या है, जीव हैं, लिव या बाइबल या जीवित। तो बच्चों 1 गुणा 10 की पावर 8, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन फॉर, अब देखो 100 मिलियन लाइव राइजोबियम पर मिलीलीटर, तो कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़ है ना, 10 करोड़ या 100 मिलियन, 100 मिलियन जो है जीवित जो राइजोबियम है उनको रिप्रेजेंट करता है। कौन आपका, 1 गुणा 10 की पावर 8। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फंडामेंटल अप्रोच इज यूज्ड इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वेयर रिज टू वैली मेजर्स इंटीग्रेट अफॉरेस्टेशन एंड इन सिटू वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड अप्रोच, ब्लॉक प्लांटेशन मेथड, प्री पेरेनियल फर्रो इरिगेशन, मोनोक्रॉपिंग बेसिन या नन ऑफ दिस। मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सा मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहां रिज टू वैली उपाय वन रोपण और स्वस्थानीय जल संरक्षण को सम्मिलित करते हैं। अब देखो जब आप वाटरशेड मैनेजमेंट पढ़ते हो ना बच्चों, जल संवहन क्षेत्र प्रबंधन पढ़ते हो, तो उसमें जल का संरक्षण ये तो बच्चों एक मूल है ना, ये मुख्य बिंदु है, जल संरक्षण तो मुख्य बिंदु है। तो यहाँ पर स्वस्थानीय जल संरक्षण ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, वाटरशेड का ये बच्चों आपका क्या है, कंपोनेंट है कि भैया हमें जल संरक्षण करना है जहां पर हो, जैसे हम तालाब बनाते हैं, बंड बनाते हैं, बंधियां बनाते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है कि इन सिटू वाटर में, मतलब जहां पानी है वहीं पर उसका प्रबंधन करना, वाटरशेड का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यह जो है वाटर, जैसे आप एक वाटरशेड बनाते हो, वाटरशेड के आपके जो है मृदा कटाव को भी कम किया जा सकता है, आपका मिट्टी का भी संरक्षण होता है, वनों का संरक्षण होता है, अफॉरेस्टेशन कैसे, जंगलों को हम लगाते हैं, है ना। तो एक कॉमन सेंस से आप सोचें तो ये क्या हो सकता है, वाटरशेड अप्रोच हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। तो इसे हम वाटरशेड दृष्टिकोण कहेंगे, वाटरशेड अप्रोच कहेंगे। जब हम आपको वाटरशेड पढ़ाएंगे ना तो उसमें सारी चीजें बताएंगे कि भैया वाटरशेड में हम जल संरक्षण तो करते ही हैं, साथ में साथ वाटरशेड का उद्देश्य अफॉरेस्टेशन भी होता है। अफॉरेस्टेशन मतलब जंगलीकरण है, जंगल भी लगाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब एक बांध बनता है, डैम बनता है, तो डैम के जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, तो आगे वाले हिस्से में क्या होते हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, बांध के या फिर कहें जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको सोखने का काम करते हैं, ठीक है, जिससे बाढ़ का खतरा नहीं होता, बहुत सी चीजें आपके रोकते भी हैं पेड़ पौधे, है ना, और जल कटाव को भी कम करते हैं। तो अफॉरेस्टेशन किया जाता है, ठीक है, किसमें आपका रिज टू वैली उपाय, रिज टू वैली से समझ जाओ आप, है ना, ये भी आपका क्या है, वाटरशेड अप्रोच में आ जाता है। अब बात करें बच्चों वाटरशेड अप्रोच की, तो वाटरशेड अप्रोच की बात करें, दिस मेथड कंसिडर एन एंटायर वाटरशेड एरिया, एक पूरे एंटायर या फिर कहें कंप्लीट वाटरशेड या फिर कहें जल संवहन क्षेत्र को कवर करता है। फोकसिंग ऑन मैनेजिंग लैंड यूज या भूमि उपयोग को जो है मैनेज करना, वाटर फ्लो पानी कैसे बह रहा है, एंड वेजिटेशन टू मिनिमाइज इरोजन, और आपके जो वनस्पति लगाना ताकि आपका जो इरोजन है, कटाव है, उसको कम किया जा सके। कंजर्व वाटर जल संरक्षण करना, एंड इंप्रूव ओवरऑल इकोलॉजिकल हेल्थ, टोटल या फिर कहें कुल जो पारिस्थितिक जो हेल्थ है उसको बनाए रखना, ये वाटरशेड अप्रोच है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था आपका जो है अफॉरेस्टेशन करना, इंस्टीट्यूट वाटर मैनेजमेंट करना, इंस्टीट्यूट वाटर कंजर्व करना, तो बच्चों ये किसमें वाटरशेड अप्रोच में है। रिज टू वैली मेजर्स की बात करें तो दिस स्पेसिफिक टेक्निक विद इन वाटरशेड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ट्री एंड क्रिएटिंग रिजेस अलोंग स्लोप टू स्लो डाउन वाटर फ्लो, ट्रैप सेडिमेंट एंड प्रमोट वाटर इनफिल्ट्रेशन। तो बच्चों रिज टू वैली मेजर क्या बताता है
कि भैया जहां वाटर सेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, जहां पर हम वाटर सेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उस स्थान पर आपकी जो ट्री है या फिर कहें जो पेड़ है उनकी एक पट्टी लगा दो, कतार लगा दो। ट्री प्लांटिंग ट्री एंड क्रिएटिंग रिज एंड अलोंग स्लोप, स्लोप के साथ आप पेड़ लगा दोगे, है ना। एक रिज बन जाएगी, एक बांध बन जाएगी, बंधिया बन जाएगी। जैसे मान के चलो ये स्लोप है, ठीक, ये ढलान है, ठीक, मान के चलो ये पहाड़ है, इसका ढलान है, आपने एक बांध बना दिया, है ना। इसमें क्या हो गया, आपने पेड़ लगा दिए, ट्री लगा दिए यहाँ पर, तो उससे जो आपका पानी आने वाला है, आने वाला जो वाटर फ्लो है या जल बहाव है वो कम हो जाएगा, वाटर फ्लो कम हो जाएगा, जिससे आपके जो सेंडिमेंट्स हैं या फिर कहें जो आपके मलबा है पहाड़ों से आने वाला, उनको हम क्या कर सकते हैं, वहां पर रोक सकते हैं, उनको रोककर हम पानी को क्या फिल्टर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या रिस्ट टू वैली मेजर में आ जाता है। ब्लॉक प्लांटेशन मेथड, this refers to planting tree in large defined block which is not necessarily integrated with watershed management or ridge to valley practice। फिर बात करें पेरेनियल फर्रो इरिगेशन, मतलब ये कहें कि बहुवर्षीय फर्रो सिंचाई विधि, तो दिस इज अ मेथड ऑफ डिलीवरिंग वाटर टू क्रॉप थ्रू परमानेंट फर्रो, primarily focused on irrigation efficiency rather than overall water से कंजर्वेशन। तो बच्चों इसका वाटर मैनेजमेंट या वाटर सेट संरक्षण से कोई मतलब नहीं है, ये तो आपकी परमानेंट या फिर कहें आपकी जो सिंचाई की जो है एक परमानेंट विधि है, ठीक। मोनोक्रॉपिंग बेसिन की बात करें, दिस रेफर्स टू द प्लांटिंग अ सिंगल क्रॉप इन अ कंटेन्ड एरिया विच कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड वाटर कंजर्वेशन नॉट अलाइनिंग विद वाटर सेट। इसका संबंध भी वाटर सेट से नहीं है, यह केवल प्लांटिंग सिंगल क्रॉप, एक सिंगल क्रॉप को जो है जो कि आपके कंटेन्ड एरिया है या प्रभावित क्षेत्र वहां पर उगाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, Which of the following statement about the e-किसान उपज निधि initiative is correct as per the government of India? भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपज निधि पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? It enables farmer to obtain post harvest loans by pledging their electronic negotiable warehouse receipt। यह किसानों को उनके इलेक्ट्रॉनिक पराक्रमण में गोदाम रसीद जो है आपकी को गिरवी रखकर कटाई उपरांत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो बच्चों एक चीज आपको बताएं कि जब आप वेयर हाउसेस में अपना अनाज भंडारित करते हो, है ना, उसके एवज में आपको एक मिलती है क्या बच्चों, ENWR, ENWR, है ना, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट मिलती है। एक आपको वेयर हाउस से क्या मिलती है, उसकी रिसिप्ट मिलती है, उसके एवज में उसके बदले आप ऋण ले सकते हो। हाँ ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये आपका जो है ई किसान उपज निधि का जो है आपका इनिशिएटिव है, जिसमें आप जो है जो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है, जो रिसीव वेयर हाउस से मिली है, उसके एवज में आप क्या ले सकते हो, ऋण ले सकते हो, लोन ले सकते हो, है ना। आपका सरकारी, यदि आपका सरकारी वेयर हाउस है तो उसमें 75 लाख तक का ऋण मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर है ना, ऑप्शन ए ही सही उत्तर है यहाँ पर, है ना। ये क्वेश्चन योजना से है, ठीक। ई किसान उपज निधि की बात करें तो ई किसान उपज निधि जो है इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड जॉइंट इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, WDRA। आपका FPD या फूड डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो है क्या है आपका कंबाइन क्या है बच्चों, आपका इनिशिएटिव है, या फिर कहें आपका ये कह सकते हैं कि एक प्रयास है, ठीक। ये लॉन्च कब हुआ था, मार्च 2024 में। ये देख लो मार्च 2024 में ये लॉन्च हुई और इससे क्वेश्चन आ गया। मार्च 2024 में लॉन्च हुई और एक साल बाद इससे क्या आ गया बच्चों, क्वेश्चन आ गया, ठीक। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड नाबार्ड दैट हेल्प फार्मर गेट पोस्ट हार्वेस्ट लोन फ्रॉम बैंक बाय प्लेजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट अगेंस्ट देयर स्टोर प्रोड्यूस। जो आपका भंडारित प्रोड्यूस है या उत्पाद है उसके एवज में
ये जो आपकी संस्थाएं हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नाबार्ड, जो कि फार्मर या किसानों की मदद करता है कि भैया जो अनाज उनने वेयर हाउस या भंडार गृहों में भंडारित किया है उसके एवज में उन्हें ऋण की व्यवस्था करने में क्या करता है बच्चों, मदद करता है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे बात करें आपके ई किसान उपज निधि की। द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च द ई किसान उपज निधि डिजिटल गेटवे of warehousing development and regulatory authority WDRA to leverage technology for easing farmers warehousing logistic and ensuring fair price for their produce। अब जैसे मान के चलो आप वेयर हाउस में कोई भी चीज डालते हो, किस लिए रखते हो, ताकि जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो या उस समय हम उसको बेचकर अच्छा प्राइस ले लें। तो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है और आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डेवलपमेंट, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इनने मिलकर एक ई किसान उपज निधि बनाई। ये डिजिटल एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर किसान अपनी जो रिसीप्ट है उसके बदले क्या कर सके, आपका लोन ले सके, ऋण ले सके। The e-Kisan Upaj Nidhi platform simplify the digital process, allowing farmer to store their produce at any registered WDRA warehouse for up to 6 months at 7% interest rate per annum। 6 महीने के लिए कितने बच्चों, 6 महीने के लिए ऋण ले सकता है, कितने पर, आपके 7% इंटरेस्ट पर एनम पर, 7% जो है आपके ब्याज के साथ। आगे बात करें, this initiative featuring no collateral extra security deposit policy aim to prevent distress sell by farmer enabling better post harvest storage opportunity। अब देखो this initiative featuring क्या क्या फीचर है, इसमें आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। गिरवी क्या रखना है, केवल आपकी जो ENWR रिसिप्ट है ना, निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट है, उसको केवल गिरवी रखना है। इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं देखना, कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं देनी डिपॉजिट पॉलिसी। यह जो है डिस्ट्रेस सेल। अब देखो बच्चों ये डिस्ट्रेस सेल क्या होती है, एक टर्म यहां पर पड़ी डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल मतलब ये कहें कि भैया जब किसान टेंशन में आके जो है बेच दे। टेंशन में आके मतलब कैसा कि भैया कभी जो है फार्मर को पैसों की जरूरत पड़ गई, अब पैसे की जरूरत है तो वो क्या करेगा, अनाज ही है उसके पास तो वो बेचेगा, है ना। तो डिस्ट्रेस सेल का मतलब वो ये होता है कि जब उसे इमरजेंसी में अपना जो है अनाज बेचना पड़े, तो ये डिस्ट्रेस सेल से बचाता है, क्योंकि ये ऋण उपलब्ध करा देगा उसके अनाज के बदले, जो कि आपके 6 महीने तक के लिए ऋण उपलब्ध करा देगा। जब आपका प्राइस अप हो या बढ़ जाए उस समय बेचकर अपना ऋण चुका दीजिए, ये जो है आपकी सुविधा मिलती है इस पे, है ना। डिस्ट्रेस सेल बाय फार्मर, ठीक है, इनेबलिंग बेटर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज अपॉर्चुनिटी, जो है बेहतर जो है पोस्ट हार्वेस्ट या कटाई उपरांत जो है प्रबंधन जो है स्टोरेज के लिए या भंडारण की जो है क्या सुविधा प्रदान करता है। द मिनिस्टर highlighted that the integration e-Kisan Upaj Nidhi and e-Naam enable farmers to leverage interconnected market, extending benefit beyond government minimum support price। इसमें आपको MSP का जो है लाभ मिलेगा। WDRA was established in October 2010 under the Warehousing Development and Regulatory Act 2007 with the aim of developing and regulating warehouse, promoting negotiability of warehouse receipts and facilitate orderly growth of the warehouse businesses in India। तो भैया इसकी स्थापना जो WDRA है इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 में, किसके अंतर्गत, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। इसका जो लक्ष्य है या फिर कहें एम है वो क्या है बच्चों, डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग वेयर हाउस या भंडार गृह का जो है विकास करना और उनको नियंत्रित करना, रेगुलेट करना। प्रमोटिंग निगोशिएबिलिटी ऑफ वेयर हाउस रिसिप्ट, जो NWR है ना, ENWR है ना, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है, उसको प्रमोट करना है, उसको बढ़ावा देना।
एंड फैसिलिटेट ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ वेयर हाउसिंग बिजनेस इन इंडिया, और साथ में साथ वेयर हाउसिंग बिजनेस को बढ़ाने का काम भी करता है। कौन? आपका WDRA। ठीक, WDRA operate as a statutory authority under the Department of Food and Public Distribution with its headquarter located in New Delhi। यह जो किसके अंदर, यह जो आपका WDRA है, यह डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यह जो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज क्लासिफाइड एज अ माइनर मिलेट। अब देखो बच्चों, कोई कुछ भी कहे, माइनर मेजर तो तीन ही है, ज्वार बाजरा रागी। तीन याद कर लेना मेजर में, ज्वार बाजरा रागी। तो यहां पर देखो, बाजरा, पर्ल मिलेट, ज्वार, सोरगम, रागी, ये तो होगी मेजर। कोदो माइनर में आ जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज या मिलेट के रूप में है? तो वही है यहाँ पर कोदो है। कोदो मिलेट आपकी माइनर मिलेट में आती है। ठीक, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया था, लेकिन ये जो है आंसर सही था, कोदो मिलेट। ICR भी आपका यही कहता है, कोदो मिलेट, है ना। तो कोदो मिलेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। मिलेट्स की बात करें तो दो तरह से हम मिलेट, ये देखो बच्चों, आपका नाबार्ड, RRBSO या बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है माइनर मिलेट वाला, है ना। तो मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू, मेजर मिलेट्स एंड माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स की बात करें तो इसमें आपका सोरगम, ज्वार या चोलम आ जाता है। सोरगम बाइकलर, पर्ल मिलेट या बाजरा, कुंबू, पेनिसेटम ग्लूकम, और आपका फिंगर मिलेट और रागी इल्यूसिन कोरकोना, ये आ जाते हैं। कभी कभार आपसे देखो बॉटेनिकल नेम लिख के भी दे देगा कि भैया किसको मेजर माइनर है। माइनर मिलेट की बात करें तो फॉक्सटाइल मिलेट, कंगनी, लिटिल मिलेट, समई, पोरसो मिलेट, चीना, बार्नयार्ड मिलेट, सावा, कोदो मिलेट, ETC आ जाती हैं। फॉक्सटेल मिलेट या थेनई की बात करें तो इसे सेटेरिया इटैलिका के नाम से जाना जाता है। इसे इटालियन मिलेट भी कहते हैं। सेटेरिया इटैलिका को हम क्या कहते हैं? इटालियन मिलेट। लिटिल मिलेट या समई, पैनिकम मिलेरे, कॉमन मिलेट या पेनीवर्गू, ये आपका पैनिकम मिलीशियम, वार्नयार्ड मिलेट या कुदरावेली, आपका इकोनोक्लोआ कोलोना वेराइटी क्या है? फ्रूमेंटेसिया है। कोदो मिलेट या वर्गू, पास्पेलम एस्क्रोवाइकुलेटम, ये क्या हो जाते हैं बच्चों? माइनर मिलेट हो जाती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज फॉर इट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी एंड इज यूज इन क्रॉप रोटेशन? चिकपी, कॉर्न, मस्टर्ड, शुगर कैन, नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में उपयोग की जाती है? अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सी फसलें करती हैं? दलहनी फसलें, है ना। तो दलहनी फसलें कौन सी हैं आपकी? चना, चिकपी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है? चना हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? चना हो जाता है। ठीक, तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए चना हो जाता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके AGTA में आए थे, चना, चिकपी। अब बात करें देखो बच्चों एक्स्ट्रा नॉलेज की, तो भैया हमने कहा था ना पोस्टमार्टम करेंगे। तो ज्यादातर जो दलहनी फसलें हैं या लेग्यूम क्रॉप हैं, लेग्यूम्स हैं, इनमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं वो करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या करते हैं बच्चों? राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया कार्य करते हैं। ठीक, तो राइजोबियम की यहां पर स्पीसीज दी गई और फसलें, कौन सा राइजोबियम बैक्टीरिया किस में प्रयोग करते हैं? ठीक है, राइजोबियम मेलिलोटी, स्वीट क्लोवर, अल्फा अल्फा फेनुग्रीक में, राइजोबियम ट्राइफोली क्लोवर में, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम, पी, वेच और आपका जो है स्वीट पी और लेंटिल में, राइजोबियम फैसियोली बीन्स में यूज होता है, राइजोबियम ल्यूपिनी ल्यूपिन में, और राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन का उपयोग ग्राउंडनट में ये प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, कभी कभार आपसे राइजोबियम की स्पीसीज भी पूछ लेगा, है ना। भैया हमने पढ़ाई थी योजनाएं, ऑफलाइन में पूछना, योजनाएं हमने सारी पढ़ाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following statements about the ICAR CIPHET Central Institute of Post Harvest
हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलप टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसिंग ग्राउंडनट बेस्ड पनीर इज करेक्ट फॉर। मूंगफली आधारित पनीर के उत्पादन के लिए ICAR CIPHET विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो, मूंगफली सोयाबीन से तो टोफू बनता है आपका, है ना। मूंगफली आधारित पनीर जो कि आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। इट इज डेवलप्ड टू एनहेंस नटी फ्लेवर फॉर पनीर कंज्यूमर्स, इसे पनीर उपभोक्ताओं के लिए पौष्टिक स्वाद बढ़ाने के लिए विकसित किया गया। इट एलिमिनेट द नीड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन बिफोर प्रोसेसिंग ग्राउंडनट पनीर, इससे मूंगफली पनीर के प्रसंस्करण से पहले तेल निकालने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, गलत है। इट रिक्वायर ब्लेंडिंग ग्राउंडनट मिल्क विथ एनिमल वेस्ट कॉन्गुलेटेड ऑफ, इसके लिए मूंगफली के दूध को पशु आधारित स्कंदकों के साथ मिश्रित करना आवश्यक है। तो बच्चों ये भी सही नहीं है। तो द प्रोडक्ट हैज सेल लाइफ ऑफ 10 days एट 4 to 5 डिग्री सी एंड अप टू 20 days एट -20 डिग्री सी। उत्पाद की सेल्फ लाइफ या फिर कहें जो जिंदगी या जीवन होता है 4 से 5 डिग्री सी पर 10 दिन और -20 डिग्री सी पर 20 दिन तक होता है। ये जो है पॉइंट यहाँ पर सही हो जाता है ना। ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से क्या है बच्चों, क्वेश्चन है। इस बार कुछ भी आपका छोड़ने वाले नहीं है, ठीक। 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, 50 से 55। 10 क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो कह नहीं सकते। 50 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक। आप कोर्स में आइए, हम 50 से 55 क्वेश्चन आपके कवर करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर के, ठीक है। आपको बाहर से 10 क्वेश्चन आ जाए उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 55 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF सीम, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा अवसंरचना विकास निधि योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अब देखो बच्चों, यहां पर ये क्या कह रहा है, लागू करने के लिए जिम्मेदार है। फंड की बात नहीं की, वित्त की बात नहीं की, लागू कौन करेगा, लागू कौन करेगा। तो ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, ICAR एंड नाबार्ड, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या NDDB और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय खाद्य निगम, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग DAHD एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, और आपका पशुपालन एवं डेयरी विभाग और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नन ऑफ दीज। तो बच्चों जो DIDF है, ठीक है, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंड है, ये कौन किसके द्वारा लागू किया गया है। अच्छा, बुक लिया था। तो बच्चों ये आपका जो DIDF है ये कौन कवर करता है, तो जो NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये आ जाएगा, और साथ में साथ आपका NCDC, ये दोनों मिलकर आपको इसको लागू करते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा वित्त कौन देता है, तो भैया वित्त का प्रबंधन करता है नाबार्ड, है ना। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC, ये दोनों ही आपका क्या करते हैं बच्चों, कवर मतलब ये कहें लागू करने के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए, आपका DIDF के लिए, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए। तो इस फंड की बात करें, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि की बात करें, DIDF की बात करें, तो केंद्रीय बजट 2017-18 में नाबार्ड के साथ 8004 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ DIDF स्थापित करने की घोषणा की गई थी। वित्त पोषण ब्याज वाले ऋण के रूप में होता है, जो नाबार्ड से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC और बदले में पात्र अंतिम उधारकर्ताओं को दिया जाता है। अब देखो ये ऋण के रूप में जो है आपका किसके द्वारा, NCDC द्वारा दिया जाता है, ठीक। नाबार्ड बाजार से फंड जुटाता है और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से 2.5% ब्याज दर छूट के साथ
डेयरी सहकारी समितियों को क्या करता है, ऋण वितरित करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो फंड इकट्ठा करेगा वो कौन करेगा, नाबार्ड। लागू करने वाले कौन है बच्चों, एनडीडीबी और एनसीडीसी, ये दोनों लागू करेंगे किसके, आपका डीआईडीएफ को, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि को जो है लागू करेगा कौन, एनसीडीसी और आपका जो है एनडीडीबी। और इसको वित्त कौन प्रदान करेगा, नाबार्ड। कितने % छूट पर, आपका 2.5%। पशुपालन और डेयरी विभाग नाबार्ड को 2.5% ब्याज सहायता प्रदान करता है। इसलिए यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। बच्चों किसकी है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस स्कीम ने देश भर के राज्यों में डेयरी परिसंघों, जिला दुग्ध संघों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों, बहुराज्य सहकारी समितियों और एनडीडीबी सहायक कंपनियों को ऋण सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिन्हें पात्र अंतिम उधारकर्ता कहा जाता है। योजना की वित्त पोषण अवधि 2017-18 से 2019-20 को 2018-19 से 2022-23 तक संशोधित किया जाएगा और पुनर्भुगतान अवधि को 2030-31 तक बढ़ाया जाएगा। मतलब इसे 2030-31 तक जो है एक्सटेंड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लेप्टोस्पाइरोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू कांटेक्ट। यह जो है लेप्टोस्पाइरोसिस है, ये जो है बच्चों जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब ये कहें यह एनिमल से मनुष्यों में या फिर कहें जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला एक रोग है, जो कि पशुओं के जो यूरिन होता है या मूत्र होता है उससे फैलता है। ठीक, तो लेप्टोस्पाइरोसिस निम्नलिखित के संपर्क से फैलता है, एयर, फीड, सैलाइवा या यूरिन। तो बच्चों ये आपका मूत्र या यूरिन के जो है आपके जो है कांटेक्ट से फैलता है। किससे फैलता है, यूरिन। ये जो है बैक्टीरियल डिजीज है। देखो लेप्टोस्पाइरोसिस की बात करें तो लेप्टोस्पाइरोसिस आल्सो कॉल्ड वेल डिजीज, क्या कहते हैं, वेल डिजीज। ठीक, इज द मोस्ट कॉमन जूनोटिक इन्फेक्शन इन द वर्ल्ड। एक जो है सामान्य रूप से होने वाला जूनोटिक इन्फेक्शन है। जूनोटिक मतलब जो आपके जानवरों से मनुष्यों में फैलता है रोग। ठीक है, leptospirosis is caused by an infection with the spirochet bacterium leptospira and is the most often spread through exposure to the urine of infected animal। infected animal के urine से फैलता है आपका either from direct contact or from contact with soil and water कंटेमिनेटेड बाय द यूरिन। जो यूरिन है उससे कंटेमिनेट या फिर कहें प्रभावित मृदा है या जल है उसके संपर्क में आने से भी ये फैलता है। किससे, आपका जानवरों से मनुष्यों में। कौन सा, आपका लेप्टोस्पाइरोसिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक आर नॉन एडिबल एंड नॉट सुटेबल फॉर फीडिंग लाइवस्टॉक। नॉन एडिबल मतलब जो पशुओं के खाने योग्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तेल की खली अखाद्य और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। पहली है कैस्टर केक, नीम केक, ग्राउंडनट केक या महुआ केक। अरंडी की खली, नीम की खली, मूंगफली की खली या महुआ की खली। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1, 3, 4, 1, 2, 4 या 1, 2 एंड थर्ड एंड सेकंड, थर्ड एंड 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर नीम खली नहीं खिलाते, महुआ की खली नहीं खिलाते और कैस्टर की भी नहीं खिलाते। खिलाते हैं किसकी, ग्राउंडनट की, है ना। तो यहाँ पर 3 मतलब हटा दें तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा बच्चों 1, 2, 4 ऑप्शन बी, कैस्टर केक, नीम केक और आपका महुआ का केक या महुआ की खली है, ये जानवरों को फीड नहीं कराई जाती या जानवरों को नहीं खिलाई जाती है। तो आपकी एडिबल और नॉन एडिबल केक्स की बात करें तो आपके एडिबल ऑयल केक, खाद्य तेल केक पशुओं को खिलाया जा सकता है, मूंगफली, नारियल आदि के केक या आपका सरसों की खली हो गई। और नॉन एडिबल केक में आ जाते हैं अरंडी की खली, नीम की खली, महुआ की खली। बिल्कुल देखो क्रम से लिखी है, यही ऑप्शन में था कि बच्चों कौन सी खली नहीं खिलाई जाती, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। ये हमारे नोट्स में अवेलेबल था ऑलरेडी। हेट्रोसिस इन प्लांट ब्रीडिंग इज आल्सो नोन एज, हेट्रोसिस को क्या कहते हैं, हाइब्रिड विगर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, पॉलीप्लॉइडी या फिर कहें म्यूटेशन, नन ऑफ द अबव। पादप प्रजनन में हेट्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है, हाइब्रिड विगर, अंतः प्रजनन, अवनमन या फिर कहें आपका पॉलीप्लॉइडी या उत्परिवर्तन। तो बच्चों यहाँ पर बात करें हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस। हेट्रोसिस का मतलब होता है कि जो
दो जनकों की जो संतानें हैं या दो माता पिता की जो संतानें हैं, माता पिता से उनमें बढ़कर जो लक्षण होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? हेट्रोसिस कहते हैं। तो हेट्रोसिस को किसके नाम से जानते हैं बच्चों? हाइब्रिड बिगर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? हाइब्रिड बिगर के नाम से भी हम हेट्रोसिस को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, What does the term seed replacement rate SRR refers to? Ratio of hybrid seed to genetically modified seed in a season, percentage of land where organic seed are reused for sowing, total quantity of farm saved seed replaced with the fertilizer in a season, out of the total area of crop planted, the percentage of area sown using certified quality rather seed than farm saved seed. बीज प्रतिस्थापन दर या SRR, सीड रिप्लेसमेंट रेट। अब देखो सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है बच्चों, कि आपने जो हमारे घर पर या फार्म पर सेब या फिर कहें फार्म पर रखा हुआ जो बीज है, उसके एवज में या उसके बदले आप कितना हाइब्रिड या सर्टिफाइड बीज लाए, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीड रिप्लेसमेंट रेट। मतलब ये कहें कि जो हमारे बीज या फिर कहें जो पिछली साल का जो हमारा बीज रखा था, उसकी जगह आपने कितना नया बीज लाए। कितना नया मतलब ये कहें कितना आपने हाइब्रिड या सर्टिफाइड बीज यूज किया, तो उसे हम क्या कहेंगे? सीड रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। ये भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है, तो भैया वो हो जाता है कि कुल रोपित फसल के क्षेत्र में से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित या गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत, है ना। तो आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ क्रॉप प्लांटेड, द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन यूजिंग सर्टिफाइड क्वालिटी रेदर सीड देन द फार्म सीड। सीड मतलब जो फार्म पर रखे बीज हैं उसकी जगह आपने सर्टिफाइड बीज को क्या किया? फार्म सीड से रिप्लेस कर दिया। उसको जो है आपके फार्म पर उगाए गए बीज की जगह आपने जो क्या उगाया? आपने सर्टिफाइड बीज उगाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? सीड रिप्लेसमेंट रेट कहेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा, हाउ मेनी डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट आर ग्रांटेड टू रूरल हाउस होल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर? 75 डेज, 50 डेज, 150 डेज या 100 डेज। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है? अब देखो बच्चों, यहां पर बच्चे ज्यादातर आंसर क्या करके आए? 150, 150 दिन। देखो भाई कुछ कह नहीं सकते इसमें कट ऑफ के बारे में, है ना। तो MG नरेगा की बात करें तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने कई बार अपने सेट में दिया कि भैया MG नरेगा के लिए 100 दिन की गारंटी दी जाती है। अब 150 दिन किस केस में है? 150 दिन की न्यूनतम रोजगार गारंटी उस केस में आती है यदि आपका सूखा प्रभावित क्षेत्र है या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। सूखा और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए आपके लिए 150 दिन की मजदूरी या फिर कहें गारंटी जाए। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की मजदूरी या रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो बच्चों 100 दिन की, 100 से ज्यादा नहीं देती, 100 दिन की गारंटी दी जाती है। और किस केस में आपकी 50 दिन बढ़ाई जाती है? तो भैया सूखा प्रभावित है और अधिक वर्षा वाला या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो उस कंडीशन में आपको 150 दिन, 150 दिन या 50 अतिरिक्त दिन की क्या दी जाती है? आपकी रोजगार गारंटी दी जाती है। किसमें? आपका MG नरेगा में। तो MG नरेगा की बात करें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि आपका 2005 में आया था और यह योजना आई थी 2006 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा। तो भैया इसकी बात करें MG नरेगा की, तो भैया एक्ट पास हुआ था 2005 में, केम इनटू इफेक्ट ऑन फरवरी 2006। 2 फरवरी 2004 को ये प्रभावित हुआ था या फिर कहें आपका जो है कार्यशील हुआ था। रिनेम्ड या फिर इसका नाम कब? पहले इसको नरेगा के रूप में शुरू किया गया था, इसका नाम बदला गया कब? 2009 में। अधिनियम पारित हुआ 2005 में, 2 फरवरी 2006 को प्रभावी हुआ और नाम बदला गया 2009 में बदलकर महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम गारंटी अधिनियम कर दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करें तो बच्चों इसमें आपके 100 दिन की, है ना, 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है।
एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वर्ष में 100 दिन की जो है रोजगार की गारंटी दी जाती है। देखिए अबाउट एमजी नरेगा, तो एमजी नरेगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, लॉन्च इन 2005 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक इसके अंतर्गत आती है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो मनरेगा के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में शुरू किया गया और यह दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। The primary object of the scheme is to guarantee 100 days of employment in every financial year to adult member of any rural household willing to do public work related unskilled manual work, या फिर कहें अकुशल जो आपका कार्य है उसके लिए 100 दिन की गारंटी देता है। देखिए इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के बैंक सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना। प्रकार क्या है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मजदूरों के लिए 100% वित्त पोषण है। मतलब ये कहें यह जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये योजना आती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। विशेषताओं की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो इट गारंटीज 100 डे ऑफ बेसिस एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउसहोल्ड whose adult member volunteer to do unskilled manual work. Wage rate for workers are notified and revised annually based on consumer price index, agricultural labor, CPI-AL by the central government। जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है एग्रीकल्चर लेबर के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपका हर साल जो आपका बेजेस है या मजदूरी है मनरेगा के तहत वो क्या होती है? बदलती है। Work should ordinarily be provided within 5 km radius of the village, beyond which 10% additional ट्रांसपोर्टेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस विल प्रोवाइड। देखो मनरेगा में 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको क्या दिया जाता है? रोजगार दिया जाता है। यदि 5 किलोमीटर से ज्यादा आपको रोज या फिर कहीं ले जा रहे हैं नरेगा के तहत, तो 10% एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको दिए जाते हैं। देखिए यह एक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हो को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है। केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर CPI-AL के आधार पर श्रमिकों की मजदूरी दरों को प्रति वर्ष अधिसूचित और संशोधित किया जाता है। काम आमतौर पर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसके आगे यदि 10% अतिरिक्त परिवहन और रहने का खर्च वहन किया जाएगा। यदि इसके अतिरिक्त 5 किलोमीटर के अतिरिक्त आपको रोजगार दिया जा रहा है तो आपको जो है जो 10% है परिवहन और रहने खाने का वो आपका सरकार देगी। आगे है एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशियरी शैल बी वुमेन हु हैव रजिस्टर्ड एंड रिक्वेस्टेड वर्क अंडर द स्कीम। इसमें आपकी जो 1/3 है या फिर कहें 1/3 जो होंगी वो क्या होंगी? आपकी महिलाएं होंगी। 33% क्या होंगी बच्चों? महिलाएं होनी चाहिए कुल मजदूरों का 33%। An additional 50 days of wages employment are provided over and above 100 days in the notified drought affected area and natural calamity। जहां पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर 50 दिन का एक्स्ट्रा जो है गारंटी दी जाती है। कम से कम 1/3 लाभार्थी वे महिलाएं होंगी जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है और काम के लिए अनुरोध किया है। सूखा प्रभावित या प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिनों की अतिरिक्त वेतन रोजगार प्रदान किया जाएगा। यदि प्राकृतिक आपदा प्रभावित है, बाढ़ प्रभावित है या सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पर 50 दिन की अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। तो आज हमने जो है 15 क्वेश्चन कवर किए। इसी तरह से आपके जो देखो क्या होता है, जितना डिस्क्रिप्शन होगा उसके हिसाब से हम आपका जो है क्वेश्चन कराएंगे। तो 5 से 6 सेशन में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपके जो है सेशन कराएंगे ये। और इन सेशंस में है ना, इन सेशन में हमने जो शुरुआत की है बच्चों, आगाज जो किया है मैंने PYQ या फिर कहें जो आपका इस साल पेपर आया उसके अनुसार किया है, अकॉर्डिंग किया है। और आगे इसी के अकॉर्डिंग हम जो है आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और आगे भी आपको क्वेश्चन कराएंगे। डेली आपका 8 बजे आप जुड़िएगा। और यदि हमारे पेड बैच से जुड़ना है तो ये भी आपके शुरू हो चुके हैं। कृषि प्राविधिक सहायक का फाउंडेशन बैच जिसमें आपका कृषि UPG के कंप्यूटर हम कवर करवाने वाले हैं।
मात्र 999 में ये बैच आ रहा है। वैसे प्राइस है आपका 1999, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो 999 में आपका 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच है, जिसमें हाँ, योजना तो हम बिल्कुल देखो एक योजना नहीं छोड़ेंगे। हर एक दिन जो आपका, जैसे हम देखो सेशन लेंगे ना 8 बजे, 8 बजे जो सेशन लगेंगे ना, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपको कि भाई ये तो आपने कभी पढ़े ही नहीं है ना? ऐसे क्वेश्चन हम लाने वाले हैं, योजनाएँ भी कराएँगे। अब जैसे मैंने मान के चलो, अब हम दो जो सेशन कराएंगे उसमें आपका एक क्वेश्चन है मनरेगा, नरेगा से क्वेश्चन था तो वो पूरी योजना करा दी, है ना? ऐसे ही ई उपज निधि से क्वेश्चन था, वो पूरी योजना। ऐसे ही हम आगे भी आपके जो सेशन करें रहेंगे ना, उसमें फुल डिस्क्रिप्शन करेंगे, फुल सॉल्यूशन रखेंगे, जिससे आपके ये कहें कि बच्चों को सुविधा भी होगी और एक कोई क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा। तो लाइव रिकॉर्डेड क्लास, ये सारी चीजें, ई बुक, टेस्ट सीरीज, इसमें सारा कुछ मिलने वाला है। नया ऐप आ गया है जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, जो है विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से है। गन्ना पर्यवेक्षक का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। हाँ, आप ले सकते हैं। हमारी जो नई ऐप है, एक्चुअल में क्या है बच्चों कि विजन एग्री एकेडमी ऐप है वो पुराना था, तो उसकी जगह पे नया ऐप बनवाए, तो नया ऐप उनने विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से जो है दे दिया। अब उसको एक 2-4 दिन लगेंगे या 1 हफ्ता लगेगा चेंज होने में, तो वो मैं चेंज करवा दूंगा। आप विजन बैंकर्स एकेडमी जो है सर्च करिएगा, आपको मतलब जब डाउनलोड हो जाएगा ना, तो ये लोगो विजन एग्री एकेडमी का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर देखो नया ऐप है ना, उसमें सारी सुविधाएं एक ही जगह है, अलग से कुछ नहीं करना। 999 पे करो, वहीं ई बुक मिल जाएगी, वहीं टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहीं लाइव क्लास मिल जाएगी, वहीं रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, सारा कुछ एक जगह मिल जाएगा आपको, है ना। और आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो वहीं पर आपको ये भी मिल जाएगा। साथ में साथ आपके 100 बुकलेट, क्वेश्चन पेपर, है ना। प्रैक्टिस सेट पेपर भी तो चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो 100 सेट, पिछली बार भी हमने 100 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए थे, इस बार भी हम एग्जाम तक 100 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल अपडेटेड। ये कहें पुराने नहीं करेंगे, पुराने नहीं देने वाले, 5 ऑप्शन के साथ और नए अपडेटेड और नए क्वेश्चन के साथ आपको देने वाले हैं, है ना। 100 फुल सेट। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दिन से जुड़े हैं, ठीक है। तो ये आपका 749 रुपए में 100 सेट है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। अच्छा, बुक भी लिए आप, ठीक है। तो अभी जाइए और विजन बैंकर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे आपको प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन करिए। अच्छा, बात भी होता है। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में। आपके 15-20 जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतना कराएंगे हम, और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में हम आपको बताएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल से डिस्क्राइब करें, तो जितना क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में, मतलब एक पीपीटी होती है, उसका डिजाइन होता है कि भैया ये 1.5 घंटे में 2 घंटे में कवर हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आपका जो है कवर हम करवा देंगे। तो आपका डेली सेशन शाम को 8 बजे स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अरे अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट जो है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको कल। और पेड कोर्स अगर ये आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी हमारी ऐप व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू भैया। आपका नाम क्या है? MM आ रहा है ओनली। सर आप मस्त बताते हो।